आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के हिंदी के विषय में पूछे जाने वाले गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, यदि आपने गद्यांशों को हल करने का तरीका सीख लिया तो आप अपने से सभी गद्यांशों को हल करना सीख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, आप किसी से भी गद्यांशों की जब व्याख्या पढ़ना सीख रहे हो तो आप तरीका सीखिए कि उस आदमी ने व्याख्या में किया क्या है, उसने कैसे हल किया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि आखिर गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे किस तरह से जाते हैं। तो देखिए, प्रश्न इसी तरह से पूछा जाता है, आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसे आप मेरे शब्दों में समझिए। देखिए, आपके पेपर में इसी तरह से दो गद्यांश दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक जो आपको सरल लगे उसको ले लेना है और उसके नीचे गद्यांश के नीचे इसी तरह से 3 प्रश्न दिए रहेंगे और इन तीनों प्रश्नों को आपको हल करना होगा और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा, कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, ये जो प्रश्न है ये 2-2 नंबर के होते हैं, यानी यह प्रश्न आपका 6 नंबर का रहेगा। और देखिए, यदि किसी कारण से मान लीजिए कि आपको 2 प्रश्न का उत्तर आ रहा है, एक का नहीं आ रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, वैसे आपको ऐसा होगा नहीं, सब उत्तर आ जाएंगे। तो देखिए, जितना आ रहा है आप उसी को हल कर दीजिए, उतने का अंक आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक नहीं आ रहा है तो आप तीनों को ना हल करिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, और जो जरूरी चीज़ है, देखिए, ये गद्यांश का संदर्भ लिखना आएगा ही, 100% आएगा, इसको कोई बदल नहीं सकता है। गद्यांश चाहे जो हो, जो भी गद्यांश आएगा उसका आपको संदर्भ लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये 100% आएगी, ये प्रश्न बदल ही नहीं सकता। गद्यांश कुछ भी होगा लेकिन आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब ये तीसरे प्रश्न की बात करें तो इसका कोई निश्चित नहीं होता है कि ये कहाँ से आएगा। कहने का मेरे मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपको इसका संदर्भ लिखने के लिए आएगा ही और रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए आएगी ही, ये 2 प्रश्न तो निश्चित है। अब जो तीसरा वाला प्रश्न है वो इस लाइन से भी उठा सकता है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी तीसरा प्रश्न उठा सकता है, लेकिन वो इसी गद्यांश में ही कहीं ना कहीं आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्रमशः एक एक प्रश्न पढ़ते हैं और उसके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए, आपको संदर्भ लिखना तभी आएगा जब आपको आपकी किताब का नाम मालूम हो, जैसे कि हिंदी है। दूसरा, आपको पाठ का नाम आना चाहिए, जिसको आप कह सकते हैं शीर्षक क्या है, तो पाठ का नाम आपको आना चाहिए। और तीसरा, लेखक का नाम। यदि ये 3 चीज़ें आपको पता रहें तो फिर संदर्भ लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए हम लोग पहले प्रश्न को हल करते हैं। अब कैसे हल करना है उसको भी सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप कॉपी के एकदम बीचों बीच में प्रश्न उत्तर नंबर डालेंगे, यहाँ किनारे बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। ठीक है, और उसके बीच में कुछ लाइन छोड़ देंगे, 2 से 3 लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो भी गद्यांश आप ले रहे हैं, देखिए क वाला ले रहे हैं तो यहाँ क लिखेंगे। मुझे क वाला नहीं आ रहा था, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि क नहीं आ रहा था, मैंने ख लिया है। ठीक है, तो ख डालेंगे और गद्यांश का शुरू का और अंतिम का थोड़ा सा लिख लेंगे। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर शुरू में है, पहले पहाड़ काटकर पुलकित हो उठे। ठीक है, यही चीज़ मैंने शुरू में लिख दिया है। देखिए, यहाँ पर मैंने पहले पहाड़ काटकर पुलकित हो उठे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा जरा सा समझ लीजिए। मान लीजिए कि आप यहाँ क या ख लिखना भूल गए हैं तो इसको पढ़ के टीचर जान जाएगा कि कौन सा गद्यांश आपने हल किया है। यद्यपि यदि आप इसको नहीं लिखते हैं तो आपके नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका उत्तर तो यहाँ से शुरू होता है, लेकिन हमारी कॉपी अच्छी लगे इसके लिए इसको लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अब उत्तर कैसे लिखेंगे उसकी बात करते हैं। देखिए, आप जो भी नंबर रहेगा उसको डालेंगे, हेडिंग डालेंगे। अब तीनों चीज़ आपको पता है तो लिखेंगे कैसे।
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। देखिए, ये तो पहला तरीका हुआ। पहले तरीके में मैंने पाठ का प्रयोग किया है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनिए। दूसरा तरीका संदर्भ का होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक निबंध से। अब मैंने पाठ को छोड़ दिया है, तो चाहे जिस तरीके से लिखिए, ठीक है। निबंध से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, चाहे आप पाठ का जिक्र करके संदर्भ लिख लीजिए और चाहे आप विधा कह के भी संदर्भ लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, किताब का नाम, पाठ का नाम या जो विधा है, और उसके बाद जो उसके लेखक हैं। इन चारों चीज़ों को आप सिंगल इन्वर्टेड कामा में और काले रंग की पेन से लिखेंगे ताकि संदर्भ आपका अच्छा दिखे। चलिए अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए, यही एक प्रश्न है जो आपको परेशान करता है। यही चीज़ आपको सीखना है और मैं यही आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इन चीज़ों में तो कोई दम नहीं है, जो भी दिक्कत है इसी प्रश्न में है। तो चलिए आप तरीका सीखिएगा। देखिए, मैं तरीके की बात कर रहा हूँ। अगर आप तरीका समझ गए तो आप सारे गद्यांश हल कर लेंगे। क्योंकि फिर आपको पता है कि करना क्या है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, ये रेखांकित अंश की बात हो रही, इसकी व्याख्या करनी है। मैं पूरा गद्यांश इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो जितने की व्याख्या करनी है उतने की बात हम करते हैं। देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको दो चीज़ें करनी पड़ती हैं। पहला होता है शब्दों का सरलीकरण। देखिए, शब्दों का सरलीकरण का मतलब होता है कि कहीं कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी तो पर्यायवाची लिखना पड़ेगा, विलोम की ज़रूरत होगी तो विलोम लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब ऐसे आप समझिए, जैसे यहाँ पे एक शब्द आया है समूची। अब इसका पर्यायवाची बदल के लिख दीजिए, संपूर्ण या पूरी, ऐसे पर्यायवाची लिख दीजिए, ठीक है। पहली चीज़ शब्दों का सरलीकरण। और दूसरा होता है कि कुछ चीज़ें हम अपनी तरफ से जोड़ के लिखते हैं। जो लेखक बात कहा होता है उसी को प्रूफ करने के लिए, उसी को और आगे बढ़ाते हुए हम अपनी तरफ से कुछ उदाहरण लिख करके अपनी बातें जोड़ देते हैं और हमारा जो रेखांकित अंश की व्याख्या होती है वो पूरी हो जाती है। देखिए कैसे, आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा है, भीतर की समूची दीवारों और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई। अब भीतर की समूची, अब किसके भीतर की नहीं लिखा हुआ है, तो आप अपने से बताइए, क्योंकि आपने पूरा पाठ पढ़ा है, तो आप अपने से बताइए कि गुफाओं की, तो आप अपने से जोड़ दीजिए गुफाओं की। तो देखिए नया मिला ना, आपने जोड़ा अपने से कि गुफाओं की समूची, मैंने कहा समूची को बदल के कर दीजिए पूरी या संपूर्ण। तो लिख दीजिए संपूर्ण दीवारों और छतों को। अब रगड़ कर लिखा है, आप थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ दीजिए कि अच्छी तरह से रगड़ कर, अच्छी तरह से जोड़ दीजिए, अच्छी तरह से रगड़ करके चिकनी कर ली गई, ठीक है। और तब, अब देखिए यहाँ तब है ना, इसको बदल के कर दीजिए उसके बाद। तब मतलब उसके बाद उसकी जमीन पर, अब अपने जोड़िए, सुंदर चित्र बना दिए गए। अब अपने जोड़ रहे हैं, सुंदर चित्र बना दिए गए जिनको देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसको लगता है कि जैसे इन दीवारों और छतों पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई है। और आपके रेखांकित अंश की व्याख्या पूरी हो जाएगी। तो बस यही दो चीज़ें आपको करनी है। आपके पास शब्दकोश होने चाहिए, थोड़ा सा पर्यायवाची होना चाहिए और कुछ चीज़ें अपनी तरफ से आपको जोड़ के लिखनी पड़ेंगी। देखिए इन्हीं चीज़ों को मैंने लिखा है। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, चलिए उसको देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, जो ख है नंबर डाल लेंगे, उसके बाद हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, और डैश डालेंगे। डैश डालने के बाद डायरेक्ट आप लाइन पे नहीं आएंगे। हमेशा कोई भी गद्यांश हो, शुरू में अकॉर्डिंग उसके कुछ न कुछ आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे देखिए मैंने इसमें क्या जोड़ा है, प्रस्तुत गद्यांश में
लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हमारे देश में बनाई गई प्राचीन गुफाओं के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं। देखिए इतना मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है, ये गद्यांश में कहीं नहीं है। इसी तरह से जब भी आप गद्यांश की व्याख्या कीजिए तो थोड़ा सा जरूर जोड़ लीजिए। इससे होता क्या है, जब टीचर पढ़ेगा तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि लड़का कुछ न कुछ अलग लिख रहा है। और शुरू की चीज़ें ही ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं। जब भी शुरू की चीज़ें जांचने वाला पढ़ता है कॉपी तो उसी का उस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज़ें आप जरूर जोड़िए। नहीं कुछ ज़्यादा जोड़ सकते हैं तो इतना ही जोड़ दीजिए। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है इतना ही जोड़ दीजिए, लेकिन जोड़िए जरूर, ठीक है। उसके बाद देखिए लाइन पर आ जाइए। मैंने यही आपको बताया, प्राचीन भारत के कुशल कारीगरों ने पहले गुफाओं की सभी दीवारों और छतों को भली भांति अच्छी तरह, जो मैंने वहाँ अच्छी तरह बताया था, यहाँ पे मैंने भली भांति लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आप बदल लीजिए। भली भांति रगड़ रगड़ कर चिकना बनाया। उसके पश्चात उन चिकनी सतहों पर अनेक मनोहारी चित्रों की रचना कर दी। उन चित्रों को देखते ही व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे उन दीवारों, छतों आदि पर चित्रों की एक नई दुनिया का निर्माण कर दिया गया है या कर दिया गया हो। तो इसी तरह से आपको व्याख्या करनी है रेखांकित अंश की। थोड़ा चीज़ें अपनी तरफ से जोड़िए, कुछ शब्दों को बदल दीजिए और आपकी जो रेखांकित अंश की व्याख्या है वो पूरी हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो देखिए तीसरा प्रश्न है, पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया है, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो गद्यांश ही पूरा इसी से भरा पड़ा हुआ है कि पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया। अब लिखेंगे कैसे, चलिए देख लेते हैं। आप जो भी नंबर होगा उसको डाल लेंगे और लिखेंगे, पहाड़ों को जीवंत बनाने के लिए पहले पहाड़ को काटकर खोखला बनाया गया, फिर उसमें सुंदर भवनों का निर्माण किया गया। तत्पश्चात उनके खंभों पर सुंदर मूर्तियों की रचना की गई। उन भवनों की सभी दीवारों और छतों को रगड़कर चिकना बनाया गया और फिर उन दीवारों पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई। तो पूरा गद्यांश ही इसी से भरा पड़ा हुआ है, तो इसका उत्तर भी आप लिख लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको कुछ न कुछ बात जरूर समझ में आई होगी।